मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग एमए सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है चीन का पुनर्निर्माण और सन्यात सेन। इसको हम लोग दो भागों में देख सकते हैं। पहला, चीन का पुनर्निर्माण, जिसमें कि चीन में 1911 की क्रांति और सन्यात सेन की भूमिका होगी। दूसरा भाग होगा जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि चीन में 1911 की क्रांति के पश्चात चीन के पुनर्निर्माण में सन यात सेन की क्या भूमिका रही है। आज पहले भाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे चीन में 1911 की क्रांति की परिस्थितियां और सन यात सेन की भूमिका। तो जैसा कि हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक चीन के लोगों में मंचू राजवंश के प्रति असंतोष और विरोध की भावनाएं जड़ पकड़ चुकी थी। लोगों ने समझ लिया था कि विदेशी शोषण तथा देश की बढ़ती हुई समस्याओं के लिए मंचू सरकार ही दोषी है और इसके संतोषजनक समाधान यानी चीन की समस्याओं के समाधान की क्षमता मंचू राजवंश में नहीं है। इस सरकार की कमजोरी के कारण ही चीन को चीन जापान युद्ध तथा बॉक्सर विद्रोह के अवसर पर विदेशी राज्यों के सम्मुख झुकना पड़ा था। दूसरी तरफ प्रांतों के सूबेदार भी केंद्रीय सरकार की उपेक्षा करने लगे थे और आर्थिक दृष्टिकोण से चीन जर्जर होता जा रहा था। पहले तो शासन में परिवर्तन और सुधार की मांग की गई, जिसका कि राजमाता साम्राज्ञी तेजस्वी भी अनुभव कर रही थी और समझ रही थी कि सुधारों के द्वारा हम मंचू राजवंश के शासन को आगे चला सकते हैं। लेकिन 1908 ईस्वी में साम्राज्ञी की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही चीन में चल रही सुधार योजनाएं भी ठप पड़ जाती हैं। इस तरह से चीन दुर्बलता, विघटन और पतन के माहौल से घिरा हुआ था और इसी अवस्था में 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति हुई। इस क्रांति को हम ताइपिंग और बॉक्सर विद्रोह की एक अगली कड़ी के तौर पर भी देख सकते हैं, जहां सुधारों के असफल हो जाने के पश्चात चीन की जनता के समक्ष क्रांति के अतिरिक्त कोई विकल्प उपस्थित नहीं था। अब हम लोग चीन में 1911 की क्रांति के कारणों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम आर्थिक कारणों पर नजर डालेंगे। हम देखते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में चीन की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो चली थी। विदेशी शोषण तो इसके लिए जिम्मेदार था ही, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि भी हो रही थी और कृषि उद्योग धंधों के विकास के लिए भी मंचू राजवंश की तरफ से कोई कार्य नहीं किए जा रहे थे। इसके साथ ही चीन के लोग निरंतर प्राकृतिक प्रकोपों के शिकार हो रहे थे। देश को अकाल और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा था, खेती को नुकसान हो रहा था और इसी में 1910-11 में भयंकर बाढ़ आई। लाखों व्यक्ति बेघर बार हो गए और उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। सरकार ने यानी मंचू राजवंश ने इस स्थिति में जनता की सहायता के लिए कोई प्रभावशाली प्रबंध नहीं किया और सरकार की निर्बलता लोगों के सामने स्पष्ट होती चली गई। चीन में 1911 की क्रांति का जो दूसरा कारण था वो था विदेशियों से संपर्क और विदेशियों के द्वारा चीन के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना। जैसा कि हम देख चुके हैं कि मंचू शासन के विरुद्ध चीन में क्रांति की पृष्ठभूमि बनने लगी थी और इसी पृष्ठभूमि में विदेशियों की भूमिका भी स्पष्ट होने लगी थी। चीन की नवीन पीढ़ी में जागरण ने चीन में विदेशियों के प्रति एक असंतोष की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। हम पाते हैं कि 1905 ईस्वी में चीन की प्राचीन शिक्षा पद्धति का अंत कर दिया गया था, लेकिन चीन में आधुनिक शिक्षण संस्थाओं की बड़ी कमी थी। इसलिए 1905 के बाद बहुत सारे चीनी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोप और अमेरिका गए, जहां पर उन्हें पाश्चात्य देशों के उदारवाद, राष्ट्रवाद और लोकतंत्रवाद की विचारधाराओं का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ। वे भी अब अपने देश में पाश्चात्य देशों के नमूनों के आधार पर राजनीतिक सुधारों के पक्षपाती हो गए थे। उन्हें मंचू राजवंश के निरंकुश शासन से बड़ी घृणा हो गई थी और वे उसका अंत करने के लिए व्यग्र हो गए थे। इन्हीं परिस्थितियों में चीन में समाचार पत्रों ने भी अपनी भूमिका निभाई। चीन के राष्ट्रवादी समाचार पत्र भी इस समय सक्रिय थे। इन समाचार पत्रों ने जनता का ध्यान चीन की गिरती अवस्था की ओर आकृष्ट किया और लोगों को इस बात की चेतना दी कि जब तक चीन में भ्रष्ट मंचू शासन का अंत नहीं होता, तब तक चीन का कल्याण नहीं हो सकता है।
इस प्रकार समाचार पत्रों ने लोगों में क्रांतिकारी भावना भरकर चीन में मंचू राजवंश के प्रति एक असंतोष को जन्म दिया और क्रांति का रास्ता प्रशस्त किया। इसके साथ ही हम पाते हैं कि चीन में क्रांतिकारी राजनीतिक दलों का भी संगठन प्रारंभ हो गया था। इस समय चीन का जागृत वर्ग राजनीतिक दलों का संगठन करने लगा था, जिसमें कईयक दल क्रांतिकारी भावनाओं से के विचारों से ओतप्रोत थे। इसमें डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में गठित तुंग मेंग हुई पार्टी सबसे प्रभावकारी और सुसंगठित थी। इसका उद्देश्य मंचू राजवंश के शासन का अंत कर चीन में गणराज्य की स्थापना करना था। इसी दल ने चीन में क्रांति का सूत्रपात कर मंचू राजवंश का अंत किया और चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। इन्हीं परिस्थितियों में हम पाते हैं कि 10 अक्टूबर 1911 को हैंको में एक दिन बम विस्फोट हुआ। सरकार द्वारा यानी मंचू राजवंश के द्वारा उस स्थान की जांच करने पर यह मालूम हुआ कि यह जगह क्रांतिकारियों के बम बनाने का अड्डा है। सरकार ने अनेक क्रांतिकारियों को पकड़कर सजा देना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप वुचैंग की सेनाएं उत्तेजित हो गईं। उन्होंने अपने कमांडर ली युआन हुंग को अपना नेता बनाकर क्रांति का उद्घाटन कर दिया, जिसने हैंको, हैंगयांग और अगल बगल के इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह से चीन में क्रांति की लपटें चारों ओर फैलने लगी। शांतुंग प्रांत ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी और उसकी देखा देखी बहुत से प्रांतों में भी स्थानीय विद्रोह होने लगे। वुचैंग में स्वतंत्र प्रांतों के प्रतिनिधियों को मिलकर अब एक क्रांति काउंसिल का निर्माण हुआ। इसी बीच संघाई में सैनिक सरकार की स्थापना कर दी गई। बुतिंग पैंग विदेश मंत्री नियुक्त हुआ। उसने दूसरे देशों से क्रांतिकारियों के साथ सहानुभूति प्रकट करने की अपील की। विद्रोह की लपटों को फैलते हुए देखकर पेकिंग में सरकार ने नेशनल असेंबली को वैध राजतंत्र के सिद्धांत निश्चित करने का अवसर देकर वातावरण को शांत करने की चेष्टा की। यानी अब मंचू राजवंश चाहता था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहे ताकि उसकी अपनी शासन सत्ता कायम रहे। और उसने युआन शिकाई को फिर से बुलाकर, जिसे उसने हटा दिया था, फिर से बुलाकर जल और थल सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बना दिया गया। नेशनल असेंबली ने उसे अपना मंत्री चुना। युआन वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का समर्थक था और उसने अपनी चातुर्य से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने का यत्न किया जिसमें न तो क्रांतिकारी लोकतंत्र की स्थापना हो सके और सम्राट के हाथ से सर्वोच्च सत्ता भी निकल जाए। उधर नानकिंग नगर पर लोकतंत्रीय सेनाओं का अधिकार हो गया था। नानकिंग को दक्षिणी लोकतंत्र की राजधानी बनाया गया और डॉक्टर सन यात सेन को नानकिंग सरकार का अध्यक्ष चुना गया। मंचू सरकार ने जब देखा कि धीरे धीरे क्रांतिकारियों को सफलता प्राप्त हो रही है तो उसने शांति वार्ता के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। सरकारी सुप्रीम कमांडर युआन शिकाई तथा लोकतंत्रीय नेता ली युआन हुंग के बीच समझौते की वार्ता होने लगी। सन यात सेन नानकिंग सरकार के अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार थे अगर मंचू राजवंश का शासन समाप्त हो जाता और युआन शिकाई लोकतंत्रवादी बन जाए। यही वो शर्त रखी गई थी। अंततोगत्वा 12 फरवरी 1912 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया। मंचू सम्राट ने गद्दी छोड़ने तथा युआन शिकाई ने लोकतंत्र की स्थापना करने के प्रयास करने की घोषणा की। उधर डॉक्टर सन यात सेन ने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार से चीन में 1911 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1912 में सफल घोषित कर दी गई और यह क्रांति बिना रक्तपात के संपन्न हुई तथा सहस्त्रों वर्षों से पुरानी राज्य परंपरा विस्मृति के गर्भ में समा गई। लेकिन युआन शिकाई की जो अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा थी, जो निरंकुश शासन स्थापित करने की महत्वाकांक्षा थी, उसने चीन में गणतंत्र के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और अंततोगत्वा सन यात सेन द्वारा स्थापित कुओमिंतांग दल और युआन शिकाई के बीच में संघर्ष जारी रहा। इस तरह से 1911 की चीनी क्रांति तत्कालिक तौर पर तो गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन अस्थायी तौर पर वहां गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी। फिर भी 1911 की चीनी क्रांति का महत्व है और इस क्रांति के फलस्वरूप चीन में मंचू राजवंश का अंत हो गया और वहां एक गणराज्य की स्थापना हो जाती है। चीन के इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक युगांतरकारी घटना थी। यानी पिछले 300 वर्षों से चले आ रहे मंचू राजवंश को समाप्त कर 20वीं शताब्दी में पहली बार चीन में एक गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और उसके पश्चात चीन में राजतंत्र का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया।
परंतु यहाँ यह भी देखने की जरूरत है कि यह क्रांति मुख्यतः राजनीतिक क्रांति ही बनकर रह गई। सरकार के स्वरूप में परिवर्तन करने के अतिरिक्त इस क्रांति की कोई दूसरी उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ती है। जनता की आर्थिक दशा में इस क्रांति के फलस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं हुआ। युवान सिकाई ने तो राजनीतिक मामले में भी निरंकुशता को ही प्रश्रय दिया और इस दृष्टि से 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति को सफल नहीं माना जा सकता है। लेकिन इस हालत में भी हम कह सकते हैं कि चीन की 1911 की क्रांति, जिसमें sun यat-सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, चीन में आने वाले समय के लिए एक नए गणतांत्रिक सरकार का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।